वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है ब्रांच एंड नोड। दूसरा टॉपिक आज ही हमें पढ़ना है एक्टिव पैसिव एलिमेंट। और क्या पढ़ना है, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स जो है मुझे पढ़ना है, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट मुझे देखना है, और क्या लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जो होता है वो मुझे आज देखना है। तो आइए पहला टॉपिक मैं लेता हूँ ब्रांच एंड नोड। मैं जो है जब मैं आपको नोडल एनालिसिस पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है। फिर भी आज यहाँ टॉपिक आया है तो मैं बता देता हूँ। ब्रांच क्या होता है, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट लगा होता है वो उसे मैं ब्रांच कहता हूँ। नोड क्या होता है, आइए मैं जो है पहले एक सर्किट बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा सर्किट है स्टूडेंट। यहाँ भी मैं कोई सोर्स ले लेता हूँ। चलिए, इसको मैंने कर दिया E2, इसको कर दिया मैंने E1, इसको मैंने कर दिया R1, इसको कर दिया R2, इसको कर दिया मैंने R3। अब ये आपको दिख रहा है। अब ये क्या होगा, एक नोड ये है, एक नोड ये, दो नोड के बीच में लगा है। एक एलिमेंट ये हो गया और एक नोड से दूसरे नोड के बीच ये R2 लगा है, तो एक एलिमेंट ये हो गया और इसे पूरे को मैं क्या कहूँगा, ब्रांच कहूँगा। ठीक है, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ब्रांच में है और ये भी एक ब्रांच में है। अब क्या है, अब पूछा मुझसे नोड किसे कहते हैं, तो यही सब पॉइंट जो होते हैं वही तो नोड होते हैं। एलिमेंट जो लगा होता है उसके दोनों सिरों पर जो होता है वही तो नोड होता है। और नोड देखिए स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। नोड आपके कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ब्रांच आपको समझ में आ गया। अब नोड देखिए, नोड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल नोड और एक आपका क्या होता है, सिंपल नोड। सिंपल नोड क्या होता है, जिसमें कोई भी दो ब्रांच आकर मिलते हैं, वो देखिए सिंपल नोड यहाँ पे आपका हो गया। और अगर आप बात करते हैं प्रिंसिपल नोड की, तो कम से कम 3 ब्रांच उसमें आके मिले, मतलब 2 से ज़्यादा रहें। तो एक ब्रांच ये R1 वाला हो गया, एक R2 वाला, एक R3 वाला, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, प्रिंसिपल नोड। और ये आपका क्या था, सिंपल नोड। ये भी आपका क्या था, सिंपल नोड। एसन से मैं लिख दे रहा हूं। और ये देखिए आपका एक ये जो नोड बन रहा है, ये तीनों एक एलिमेंट, एक ब्रांच ये वाला आके लगा, एक ब्रांच ये वाला और एक ये वाला, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट आपका, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, PN से मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल नोड। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। चलिए अब मुझे क्या देखना है, इसी में अगर मैं इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपसे किसी ने कहा मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन, उसे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसे आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, NP -1। ठीक है, NP यहां पे क्या है, NP मेरा स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल नोड पिछले वाले सर्किट में 2 बन रहे थे, तो वही है नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। मिनिमम नंबर ऑफ, अगर कोई पूछे, अगर कोई सर्किट दिया, जैसे पिछला वाला जो सर्किट मैंने जो बनाया था उसमें अगर कोई पूछे मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन आप कितना लगाएंगे कि सर्किट आपका सॉल्व हो जाए, तो उसमें क्या है, NP -1। NP उसमें कितना था, 2 था, 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचा, 1। मतलब उसमें एक ही, अगर मैं जो है मिनिमम नंबर ऑफ KCL, एक ही KCL इक्वेशन लगाता हूं तो वो मेरा सॉल्व हो जाएगा नोडल में, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आगे क्वेश्चन इसके आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई कि मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितना होता है। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ, इसको मैं मिन कर दे रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन प्लस मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन इक्वल टू का क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन प्लस मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन क्या होता है, ब्रांच।
ब्रांच की संख्या निकल के आती है। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन प्लस का मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू ब्रांच की संख्या आपकी निकल के आती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितना है, NP-1, ये प्रिंसिपल नोड है, NP-1 प्लस मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वल टू ब्रांच को मैं क्या लिख सकता हूँ, B। मैंने ब्रांच को किससे दर्शाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांच को मैं स्मॉल b से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब ये देखिए मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन है, मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं उस साइड लेके जाऊँगा, तो देखिए कैसे होगा, मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू, ये b है और ये उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा NP-1, और ये जब माइनस का साइन खुलेगा तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू, ये क्या होगा, B माइनस NP माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये देखिए एक ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आया, इस फॉर्मूले को आप नोट करिए, इस फॉर्मूले को आप जो है नोट करिए। ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू B माइनस N प्लस 1। अब देखिए ये तो प्रिंसिपल नोड था, अगर इसी में जो है एक तरह से और जो है इसका बन सकता है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इक्वल टू का क्या होगा, B माइनस N प्लस 1, ये भी हो सकता है। यहाँ पे सिंपल नोड भी मैं ले सकता हूँ, उसी के अनुसार ये ब्रांच की संख्या मेरी जो है स्टूडेंट बदल जाएगी। चलिए ये बातें अभी सब मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ये चीज़ समझ में आ गया और आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी को मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, मैं मिटा देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ मैसेज, या मैसेज की संख्या, नंबर ऑफ मैसेज, मैस आपने पढ़ा था, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू का, इसी के बराबर ये है नंबर ऑफ मैस, ठीक है। इसी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप को ही तो भाई मैस कहते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप। चलिए ये बातों को आप नोट करिए। अब क्या एक आता है नोड पेयर, नोड पेयर कॉम्बिनेशन। नोड पेयर कॉम्बिनेशन देखिए कैसे हम निकालते हैं, NCR कॉम्बिनेशन के क्या होता है, C नोड ये है, और इसका ये फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और क्या होता है फैक्टोरियल N माइनस R, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूले में नोड पेयर, पेयर मतलब दो, तो यहाँ R की जगह क्या आ जाएगा, 2, और नोड की जगह तो N मैंने नोड को डिनोट किया ही है, तो NC2 पेयर मुझे लेना है नोड का, तो यहाँ पे 2 मैं लूँगा, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R की जगह फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल N माइनस R की जगह N माइनस 2। अब ऊपर वाले को मैं देखिए कैसे जो है बदलता हूँ, फैक्टोरियल ऊपर वाले को कैसे बदला जाएगा, ये N माइनस 2 है तो इसमें से एक एक घटता जाएगा, तो N माइनस 1 और फैक्टोरियल N माइनस 2। क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, फैक्टोरियल में क्या होता है, उससे एक एक संख्या कम होते जाएगा, उसका मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो देखिए n लिया मैंने, n से एक संख्या कम किया तो n माइनस 1 हुआ, उसका मल्टीप्लाई इसमें किया, और फिर आगे मैंने फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख दिया, क्योंकि इससे मुझे जो है काटना है, तो फैक्टोरियल 2 और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 2। तो ये देखिए फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 आपस में कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1,
जो भी इसमें संख्या रहता है उसका गुणा 1 तक हम करते जाते हैं, एक एक घटाते जाएंगे और लास्ट में 1 तक उसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए तब ये क्या होगा, NC2 इक्वल टू क्या होगा, n-1/2। ये फॉर्मूला आप नोट करिए, कभी कभी पूछ लेता है नोट पेयर कॉम्बिनेशन बताइए, तो ये फॉर्मूला लगता है। चलिए अब इतनी बातें आप जान गए ब्रांच और नोड के बारे में। अब इससे रिलेटेड चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉर सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन एंड KVL इक्वेशन। ये जो सर्किट दिया है उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन एंड मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन। तो आइए देखते हैं, इसका पहले मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन पूछा है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल टू क्या मैंने बताया था, NP-1, मतलब प्रिंसिपल नोड जितने हैं और उसमें से एक जो है कम हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल नोड एक आपका यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, इसमें एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NP1, इसको मैं क्या लिख दूंगा, NP2। ये चीजें आपको समझ में आ गई, और ये सब तो भाई आपका सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या देखना है मुझे, NP कितना है, एक NP यहाँ पे है, एक NP मतलब 2, NP की संख्या 2 और ये -1 बराबर 1। इसमें मैं कितने KCL इक्वेशन लगाऊंगा, 1, तो इसका कितना आंसर आ गया, 1। और ये KCL इक्वेशन क्या है, देखिए जब मैं नोडल लगाता था वहां आपको याद है, यहाँ मैं नोडल लगाने के लिए क्या, यहाँ पे नोड वोल्टेज ही तो फाइंड आउट करता था, तो यहाँ से नोड वोल्टेज निकलता था, तो मैं एक ही तो KCL इक्वेशन लगाता था। अरे एक करंट यहाँ मानता था, एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ बाहर की ओर, I1 I2 I3 मानता था। तो वही चीज यहाँ पे कितने इक्वेशन लगाए कि सर्किट जो है सॉल्व हो जाए। तो नोडल अगर मैं लगाऊंगा तो KCL इसमें यही तो बस लगाऊंगा NP वाले पे, और एक हमेशा ग्राउंड हो जाता है। ये आपको सर्किट में कहीं भी एक ग्राउंड लेना पड़ता है, तो NP2 वाले को मैं ग्राउंड ले लूंगा। तो मिनिमम एक ही KCL इक्वेशन मुझे चाहिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी का दूसरा पार्ट, मिनिमम KVL इक्वेशन, मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, इसका क्या है, B-n+1 या NP कर लो। चलिए पहले NP से मैं निकालता हूं, उसके लिए मुझे सर्किट को एक बार रीडिजाइन करना होगा, क्योंकि अगर मैं NP लूंगा तो देखिए सर्किट कैसे बनेगा, कुछ ऐसा आपको ये 2 ओम वाला दिख रहा है, बताने को तो इसी में बता दे लेकिन अलग करके बताए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और ये 1 ओम ये था, ये 1 ओम वाला मैंने इस तरह से कुछ बनाया, और ये मेरा कितना था, ±10 वोल्ट, और ये ऐसे था। फिर यहाँ पे आया, ये 3 ओम का इसमें लगा है, 3 ओम, और ये कितना स्टूडेंट मेरा ±5 वोल्ट का है, कुछ ऐसे है। तो एक प्रिंसिपल नोड यहाँ पे आपका है NP1 और एक प्रिंसिपल नोड यहाँ पे है NP2। तो भाई 2 प्रिंसिपल नोड हैं और ब्रांच कितने हो गए, एक नोड से दूसरे नोड पे। प्रिंसिपल वाला अगर आप लेंगे तो प्रिंसिपल के ही हिसाब से आपको ब्रांच का जो है सिलेक्शन करना होगा। तो मैंने प्रिंसिपल नोड इसमें यहाँ पे लिया, अगर जो है फॉर्मूले में, तो ब्रांच क्या होता है, एक नोड से दूसरे नोड, प्रिंसिपल ब्रांच एक तरह से अगर मैं इसको प्रिंसिपल ब्रांच कह दूं तो क्या होगा, एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में, तो एक ब्रांच ये वाला हो गया, ये पूरा एक ब्रांच ये 2 ओम वाला हो गया, एक ब्रांच ये वाला आपका हो गया। ये बातें समझ में आए, तो कितने ब्रांच, 1 2 3 ब्रांच, तो ब्रांच की संख्या मैंने यहाँ पे लिख ली 3। और NP प्रिंसिपल नोड कितने, 1 और 1 2, प्लस का 1 तो भाई लिखना ही है। अब क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 2 गया 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन कितने चाहिए, 2। इसमें मतलब मैं 2 KVL इक्वेशन लगाऊंगा। देखिए कैसे, एक यहाँ पे मैं KVL लगा लूंगा और एक इस वाले मेश में मैं KVL लगा लूंगा। भाई मेश एनालिसिस करते थे, क्या करते थे, यही चीज तो करते थे। तो इसमें एक KVL इसमें लगा लूंगा, एक KVL इसमें लगा लूंगा, सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगर मैं ब्रांच को जो है कुछ अलग तरीके से लूँ, उसको देख लीजिए, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन। ये कैसे फाइंड आउट होगा, इक्वल टू मैं यहाँ साइन लगा लेता हूँ। अब देखिए B, इसमें लिखिए B-n+1। इस बार मैंने क्या लिया है, सिंपल नोड को मैं जो है काउंट करूंगा। तो एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है,
एक नोड से दूसरे नोड के बीच ये लगा है, तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड और चार नोड। तो कितने नोड? ये तो ब्रांच पहले देखिए, पहले ब्रांच आप देख लीजिए। एक ब्रांच ये 10 वोल्ट वाला, एक ब्रांच 1 ओम वाला, एक ब्रांच 3 ओम वाला, एक ब्रांच 2 ओम वाला, एक ब्रांच 5 ओम वाला। क्योंकि भाई सिंपल नोड के बीच ये भी है, सिंपल नोड के बीच ये भी सिंपल नोड, ये भी सिंपल नोड, ये भी सिंपल नोड के बीच में है। कितने ब्रांच होगा? 1 2 3 4 5 इक्वल टू का 5। नोड कितने हैं भाई? दो ब्रांच जो है, देखिए दो ब्रांच जहां आकर मिले वो जो है नोड हो जाता है। एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे 2, एक नोड यहाँ पे 3, एक नोड यहाँ पे कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू का 2। भाई 2 यहाँ भी आया आंसर आपका। तो क्या है, बस चीज़ों को आपको समझना। अगर प्रिंसिपल नोड ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से प्रिंसिपल नोड के बीच में लगा हुआ ब्रांच ही आप जो है काउंट करेंगे। तो एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में ये दोनों लगे हैं, उसी तरह ये भी। लेकिन सिंपल नोड अगर आप लेंगे तो उसी के हिसाब से ब्रांच भी बदलता जाएगा। तब ब्रांच जितने एलिमेंट लगे होंगे उसी के हिसाब से ब्रांच हो जाएंगे, और दो ब्रांच के जहाँ आकर मिले वो नोड हो जाएगा, सिंपल नोड हो जाएगा। तो 2 इससे भी आया, 2 इससे भी आया। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, चीज़ों को समझिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक आया, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ KCL एंड KVL इक्वेशन, इसके लिए। और ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे नोड बराबर 10 दिया है, ब्रांच की संख्या आपकी 12 दी हुई है, तब नोड पेयर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन। KCL इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? पहले तो प्रिंसिपल नोड आप देखिए, एक यहाँ पे बन रहा है भाई, एक ब्रांच ये C1 वाला, एक R1 वाला, एक VS और RS वाला। तो क्या इसको मैं लिख दूँ? NP1, ठीक है। दूसरा कहाँ मुझको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है भाई, एक R1 वाला, एक R2 वाला, एक R3 वाला। ये वायर जो है फ्लिप करके गया, उसके ऊपर से गया है, तो ये कितना हो जाएगा? NP2। और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है एक R3 वाला, एक C3 वाला, एक R4 वाला। इसको क्या लिख सकता हूँ? NP3। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, एक C1 वाला, एक C3 वाला और एक C2 वाला। इसको मैं क्या लिखूंगा? NP4। एक आपको तो यहाँ नीचे वाला दिख ही रहा है, 1 2 3 4 आके एक साथ मिल रहे हैं ब्रांच। इसको मैं क्या लिख दूंगा? NP5। चलिए, अब मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या था आपका? मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? NP माइनस का 1। NP की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके? 1 2 3 4 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इसमें मिनिमम जो है मेरे 4 KCL इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तब जाके इस सर्किट के बारे में, सर्किट को मैं एनालाइज कर सकता हूँ, सर्किट के बारे में कुछ भी मैं कमेंट कर सकता हूँ। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। अब क्या है? अब दूसरा आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, उसको यहाँ लिख लेते हैं भाई, मिनिमम नंबर ऑफ KVL इक्वेशन। इसका क्या फॉर्मूला? B माइनस NP माइनस 1 इक्वल टू, अब ब्रांच की संख्या देखिए भाई। अब देखिए, यहाँ जो बात मैं पीछे समझाया था वही बात यहाँ भी समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ प्रिंसिपल नोड लिया, तो एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में एक ये ब्रांच आपका मिल गया, पहला ब्रांच। एक, मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में दूसरा ब्रांच, एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में तीसरा ब्रांच। ये सब चीज़ें स्टूडेंट कहीं कोई बताता नहीं है, सीख लीजिए। एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में चौथा ब्रांच। अब क्या बचा? एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में पांचवा ब्रांच। अब क्या आपका बचा? यहाँ पे एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में छठवां ब्रांच। अब कहीं कुछ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में सातवां ब्रांच। एक प्रिंसिपल नोड से दूसरे प्रिंसिपल नोड के बीच में आठवां ब्रांच। तो कितने ब्रांच आपको मिल गए स्टूडेंट? 8। NP की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 5। हाँ, NP की वैल्यू 5 और ये प्लस का 1 होता है, प्लस का B माइनस N प्लस 1। तो ये कितना हो गया? ये 8 और एक 9, 9 में से 5 गया 4। तो KVL इक्वेशन की इसमें कितनी स्टूडेंट आवश्यकता है? इसमें 4 KVL इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो इस सर्किट को मैं सॉल्व कर लूंगा और सर्किट के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूं।
तो इन चीज़ों को नोट करिए और फिर इस वाले दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, नोड की संख्या 10 दी हुई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ n = 10, ब्रांच की संख्या कितनी दी हुई है 12। तब क्या कह रहा है, नोड पेयर कॉम्बिनेशन NC2, जिसको नोड पेयर कॉम्बिनेशन को किससे डिनोट करते हैं, NC2, n(n-1/2), ये होता है नोड पेयर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10 और 10-1/2। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कितना 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और ये कितना हो गया 10 में से 1 गया 9 और 9 × 5 = 45। तो नोड पेयर का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट कितना आ गया 45। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी में कोई एक क्वेश्चन में बढ़ा देता हूँ, इसी में अगर कोई कह दे कि मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन बताइए, तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन क्या होगा, केवीएल इक्वेशन स्टूडेंट क्या होगा b - n + 1। b की वैल्यू कितनी है 12 माइनस n की वैल्यू 10 ये देखिए और +1। अब क्या है 12 और 1 13 में से 10 गया 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन अगर कोई ऐसा कोई अगर मैं सर्किट बनाऊं नोड पेयर कॉम्बिनेशन जिसमें 45 हो और नोड की संख्या 10 हो, ब्रांच की संख्या 12 हो, उसके लिए मेरा केवीएल इक्वेशन कितना होगा, कम से कम 3 केवीएल इक्वेशन चाहिए कि मेरा वो सर्किट जो है सॉल्व हो जाए, उसके बारे में एनालाइज करूँ, जो भी कुछ पूछा जाए उसके बारे में कमेंट कर सकूँ। तो इन चीज़ों को नोट करिए, फिर देखते हैं स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब इस क्वेश्चन में जो कितने कम से कम मैं केवीएल इक्वेशन लगा दूं कि सर्किट मेरा सॉल्व हो जाए। तो देखिए केवीएल लगाते हैं, मेस में हम केवीएल ही लगाते थे, तो उसमें क्या होता था, मुझे ये मेस करंट जो है फाइंड आउट करना रहता था। तो इसमें तो एक मेस करंट आपको दिया ये 10, तो इसमें तो मुझे केवीएल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मुझे 10 एम्पियर इसमें पता ही है। अब बात करते हैं इसमें, तो इस वाले में जो है मुझे इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो 1 वाले में तो मुझे 10 एम्पियर पता चल गया, लेकिन दूसरे वाले में मुझे क्या है वो बात करंट इसमें मुझे नहीं पता है। तो मिनिमम कितने केवीएल इक्वेशन की आवश्यकता स्टूडेंट पड़ेगी, 1। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, स्पेशल क्वेश्चन था। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे और इस चीज को नोट कर लेंगे। कितने मिनिमम चाहिए मुझे केवीएल इक्वेशन की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, केवल 1, वो भी इसमें। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल। इसमें तो केवीएल पूछा था भाई, इसमें क्या पूछ रहा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितने कम से कम केसीएल इक्वेशन की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आइए मैं देखता हूँ प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड देखने के लिए यहाँ पे क्या है, NP1 भाई, एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच ये, और ये एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच ये। तो NP2 एक यहाँ पे आइए, NP3 एक ब्रांच ये, दूसरा, तीसरा, 3 से प्रिंसिपल नोड बनते हैं भाई। और ये NP ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3, और एक ये जो ग्राउंड वाला रहता है आपका, यहाँ पे एक जो बन रहा है NP, ये 4 था, ये 5 हो गया। अब देखिए मैंने जब नोडल का साथ दूसरा मेथड जब पढ़ाया था, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्या कहा था, अगर नोड वोल्टेज NP1 यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज V1 था, अगर ये नोड वोल्टेज सोर्स के साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मुझे नोड, तो वही जो नोड वोल्टेज होगा वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे केसीएल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल। इसको मैंने कर दिया कैंसिल, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। अब देखिए नीचे देखिए, सर्किट में एक ग्राउंड तो रहता ही है, तो ग्राउंड वाले को हम कभी जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं। पिछले वाले भी क्वेश्चन में भी जो NP-1 जो हो रहा था, ये जो -1 एक घटाया जा रहा था, ये वही ग्राउंड वाला ही घटाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब क्या आपका बचा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचे कितने, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो कितने हो गए, 1 2 3। मिनिमम कितने हो गए स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आ गया, 3 केसीएल इक्वेशन की मुझे आवश्यकता पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था।
स्पेशल क्वेश्चन। तो इन दोनों बातों को आप नोट करिए। आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में मुझे कितने केवीएल जो है इक्वेशन की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये भी मेश करंट मुझे पता है 10 एम्पियर, ये भी मुझे जो है पता है। अगर ऐसे में लिखूं तो -2 लिखूंगा और इस साइड से लिखूं तो +2 लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे एक भी केवीएल इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसमें मुझे कोई भी केवीएल इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों में मुझे मेश करंट दिया हुआ है। चलिए अब क्या आता है, अब जो है मैं मेश एनालिसिस को जो मैं नॉन प्लेनर के लिए मैं जो है अप्लाई नहीं कर सकता। प्लेनर सर्किट, नॉन प्लेनर नेटवर्क, ये जो होता है क्या होता है, एक ऐसे ही कुछ देख लीजिए। ये कुछ ऐसे बना और ये सर्किट मान लीजिए ऐसे एक हो गया, ये ऐसे हो गया। ये कोई सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या इसको प्लेन पे बनाएंगे तो इसमें मैं केवीएल लगाना आसान होगा। तो ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, इसमें देखिए कितने सारे क्रॉसेस बन जा रहे हैं, एक यहाँ से जो है क्रॉस करके जा रहा है। तो ये सब चीज़ प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या होता है, जो जिसको प्लेन पे जिस नेटवर्क को बनाया जा सके प्लेनर नेटवर्क होगा, जिसको प्लेन कागज़ पे ना बनाया जा सके वो नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, तो प्लेनर के लिए जो है उसको तो मैं मेश एनालिसिस लगा सकता हूँ, लेकिन नॉन प्लेनर के लिए मैं मेश एनालिसिस नहीं लगा सकता। तो ये टॉपिक क्या हुआ, ब्रांच और नोड का जो है मेरा खत्म हुआ। वीडियो शायद बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए आज जो है बस यही टॉपिक देखिए, ब्रांच और नोड। और जो है अगला टॉपिक एक्टिव पैसिव एलिमेंट, यूनिलैटरल बायलैटरल एलिमेंट, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट और लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जो है अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, थैंक यू। और वीडियो को स्टूडेंट पूरा देखा करिए कि आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।